और आपका ये मैथ है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा आपको लगने लगेगा। तो यदि आप लोग मैथ में इंटरेस्ट पाना चाहते हैं तो आप लोग इसी प्रकार कम से कम 2 या 3 बार स्वयं मैथ को बेस्ट बहुत ही अच्छा महसूस होगा। और इसी प्रकार और आप लोग अपने फार्मूले भी याद करेंगे और आपके क्लास में स्टेटस भी बेस्ट हो जाएगा। स्वागत है प्यारे दोस्तों आपका आपके प्यारे चैनल स्मार्ट टीचिंग क्लासेस पर। आज हम लोग क्लास 11th मैथ फर्स्ट चैप्टर सेट के बारे में कुछ डिटेल से चर्चा करेंगे और जो एक्सरसाइज है उसमें 1-2 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो आइए देखते हैं आप लोग। जैसे इसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका सेट या समुच्चय। तो बेसिकली आप लोग सेट या समुच्चय किसे कहते हैं? सेट क्या होते हैं? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह। जो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है इसे हम समुच्चय कहते हैं, समुच्चय या सेट कहते हैं। क्या है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहते हैं? सेट या समुच्चय। जैसे प्राकृत संख्याओं का संग्रह या समुच्चय। समुच्चय तब होगा जब वो संग्रह होगा, ठीक है। प्राकृत संख्याओं का जैसे संग्रह हो गया कोई संग्रह, जो प्राकृत संख्याओं का संग्रह होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ... तो आप लोग इसमें बता सकते हैं कि जैसे अगर हम इसमें 6 बोलें तो आप लोग कह सकते हैं कि इसमें 6 आएगा, और अगर हम इसमें 5 बोलें तो आप लोग कहेंगे इसमें 5 आएगा। तो यदि आप लोग ये निश्चित कर सकें कि इसमें कौन सा नंबर या कौन सी वस्तु इसमें संग्रह में आएगी या नहीं आएगी, तो जिसमें आप लोग ये निश्चित कर सकें यह वस्तु आएगी और यह वस्तु नहीं आएगी, तो उसे सुपरिभाषित संग्रह कहते हैं। और जैसे ऐसे हो गया कोई एक समुच्चय, अगर ऐसा हो गया दुनिया के खतरनाक जानवरों का संग्रह या सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो इस संग्रह में कौन कौन से जंतु आएंगे? जैसे आप लोग कह सकते हैं शेर, चीता और भालू। किसी को जैसे खतरनाक किसके लिए खतरनाक का अर्थ है कि जिससे आप लोगों को डर लगता है, सर्प हो गया। तो ऐसा है, अगर किसी को क्या पता कोई सर्प पकड़ता है, या फिर कोई जैसे किसी को जो डॉग हैं उनसे भी डर लगता है, तो जो डॉग पालते हैं उन्हें उससे डर नहीं लगता है, और उनके लिए खतरनाक ये सबकी दृष्टि से अलग अलग है। जैसे कोई किसी को शेर से डर लगता है, कोई शेर पालता हो, तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो खतरनाक शब्द है और इस शब्द के लिए जो भी संग्रह बनेगा तो सबकी दृष्टि में अलग अलग हो सकता है। जैसे जो शेर पालता है उससे पूछो कि शेर खतरनाक है, वो कहेगा नहीं है, और जो शेर नहीं पालता है उससे अगर आप लोग पूछेंगे तो शेर खतरनाक है तो वो कहेंगे खतरनाक है। इसी प्रकार और भी जानवर हैं जिससे आप लोग खतरनाक कह सकते हैं और कोई खतरनाक नहीं भी कह सकता है। तो सबकी दृष्टि में जो चीज़ें अलग अलग होती हैं वो सुपरिभाषित संग्रह नहीं होते हैं। तो जो ये संग्रह है आपका प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, वो संग्रह ये एक समुच्चय होगा और ये सुपरिभाषित भी है। और जो दुनिया के खतरनाक जानवरों का संग्रह होगा ये सुपरिभाषित नहीं होगा, तो ये एक समुच्चय नहीं होगा। और बेसिकली समुच्चय को हम जो कैपिटल लेटर होते हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर हैं, उनसे डिनोट करते हैं। जैसे ये हो गया समुच्चय, तो हम इसे कैपिटल ए से डिनोट कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ... यानी जो समुच्चय होते हैं हम उसे कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं, ओके। और जो समुच्चय के जो जैसे क्या होगा, जैसे अगर ए बराबर या फिर बी बराबर, जैसे भी आप लोग माने, जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो A E I O U,
तो आप लोग समझ सकते हैं इसमें कि जो स्वरों के जैसे स्वर हैं, स्वरों का ये समुच्चय है। इसमें जो समुच्चय है उसका जो अवयव होता है वो स्मॉल लेटर में प्रदर्शित करते हैं और जो समुच्चय है उसे इस कैपिटल लेटर में प्रदर्शित करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और जैसे अगर कोई भी समुच्चय हो गया इसमें, जैसे स्कूल हो गया, स्कूल शब्द के जो लेटर हैं, अक्षरों का समुच्चय क्या होगा? एस, सी, एच, ओ, एल। और आप लोग ये भी इसमें समझ सकते हैं कि जैसे स्कूल है इसमें तो डबल ओ है, लेकिन जो समुच्चय होता है उसमें अगर हम उसे ऐसा सारणीबद्ध रूप या रोस्टर्स फॉर्म में लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो जिस भी वर्ड की आवृत्ति या जो 2 बार या 3 बार या 4 बार अधिक बार आता है उसे केवल एक ही बार में हम लिखते हैं। जैसे इसमें क्या है कि SCHOL, तो आप लोग देख सकते हैं एस आया इसमें तो हमने एस लिखा, एच आया तो एच, सी आया तो सी भी, एच आया एच भी लिखा, ओ आया तो ओ भी, लेकिन फिर से ओ आया तो हमने केवल एक ही बार ओ लिखा है, और एल आया है इसको भी हमने लिख लिया। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं जो इसमें जो समुच्चय है हम अगर लिखते हैं तो उसमें वर्णों की आवृत्ति, वो जो अवयव है उसमें किसी भी लेटर की आवृत्ति नहीं होती है, और जो ये वर्ड लिखे जाते हैं ये किसी भी क्रम में आप लोग लिख दो तो ये एक जैसा ही होता है। जैसे हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे सी अगर पहले लिख दो, एस, ओ, एल, एच, आप लोग जैसा भी चाहें वैसा लिख सकते हैं। तो ये समुच्चय है, ये क्रम का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, आप लोग इसका क्रम किसी भी प्रकार आगे पीछे कर सकते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो आप लोगों क्या है, जो समुच्चय क्या है, समुच्चय वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय। जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो गया, और इसे एन से, जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है उसे हम एन से डिनोट करते हैं। जैसे ये हो गया आपका, इसे हम प्रायः एन से डिनोट करते हैं। एन इक्वल टू क्या होता है, जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 4 5 6। प्राकृत संख्या क्या होती हैं, वह संख्या जिनका प्रयोग गिनती करने में क्या आता है, प्राकृत संख्या कहलाते हैं। और भी संख्याओं का समुच्चय होता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूर्णांकों का कोई समुच्चय है, पूर्णांकों का समुच्चय, जो पूर्णांकों का समुच्चय होता है इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। और पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, जैसे डॉट 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 कॉमा, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो पूर्णांक क्या होते हैं, हम क्या करें, जो पूर्ण संख्या है उनमें ऋणात्मक प्राकृत संख्या और सम्मिलित कर ली जाए तो पूर्णांक प्राप्त होते हैं। यदि आप लोगों को ये संख्याओं के बारे में अधिक नहीं याद है और नहीं पता है संख्याएं कैसी होती हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक लिंक से, जिसमें आप लोगों को केवल संख्याओं के बारे में अच्छे से डिटेल से समझाया गया है, वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, जिससे आप लोगों को संख्याओं के बारे में बेसिक जानकारी आराम से हो जाएगी। तो आइए देखते हैं आगे। तो ये हो गया पूर्णांकों का समुच्चय। अब जैसे हो गया वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय इसे आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रतीक होता है वो आर है। इसमें परमेय और अपरमेय संख्याएं, वह संख्याएं, वास्तविक संख्या क्या होती हैं, वह संख्याएं जैसे परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परमेय संख्याओं को किससे, क्यू से डिनोट किया जाता है, और जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उन्हें जेड प्लस से करते हैं डिनोट, यानी ये सब धनात्मक पूर्णांक होते हैं। और ऋणात्मक पूर्णांक जेड माइनस से, ये सब ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। और शून्य ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। और इसी प्रकार परमेय संख्या जैसे 1/2 हो गया, 3/5, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग। और जैसे 22/7 जो पाई का मान है, ये सब परमेय संख्या होती हैं। और जैसे हम लिख सकते हैं कुछ भी 1 2 -2 -3, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग। जैसे ये अगर आप लोग कहोगे ये परमेय संख्या है, जैसे 1 है, इसे हम लिख सकते हैं 1/1।
तो ये एक परमेय संख्या जहाँ पर 1 और 1 पूर्णांक है, तो ये एक परमेय संख्या हो गई। परमेय संख्याओं की परिभाषा क्या होती है? वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके परमेय संख्याएं कहलाती हैं। वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परमेय संख्याएं कहलाती हैं। और तो ये परमेय संख्या होंगी। अब धनात्मक परमेय संख्याओं को Q+ से दर्शाते हैं और ऋणात्मक परमेय संख्याओं को Q- से। तो इस प्रकार आप लोग समझ सकते हैं। और ये जो R है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है और जो Q है वो परमेय संख्याओं का समुच्चय होता है और Z है आपका पूर्णांकों का समुच्चय। इसी प्रकार W होता है होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तो आई होप आपको ये याद होगा। अगर आपको ये याद नहीं है कौन सी संख्याओं को किस से डिनोट करते हैं, तो आप लोग हमारा वो लास्ट वीडियो संख्याओं के प्रकार वाला देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। क्या है? निम्न में से कौन से समुच्चय हैं? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो और आपका प्रश्न है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का जो संग्रह है वो क्या है, समुच्चय है या नहीं, अपने उत्तर का औचित्य भी बताना है। तो इसमें क्या है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले जो वर्ष के महीने हैं इसे हम निश्चित रूप से बता सकते हैं। जैसे जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, ये सभी जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं। तो हम निश्चित रूप से जिसमें भी बता सकते हैं तो वह वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है और जो सुपरिभाषित संग्रह होता है उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय है ये। तो देखते हैं क्या है इसमें हल या उत्तर। सॉल्यूशन आपका क्या होगा? चूँकि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीने जनवरी, जून, जुलाई हम निश्चित रूप से बता सकते हैं या कह सकते हैं। इसलिए यह वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। इसलिए यह एक समुच्चय है। तो आप लोग इस प्रकार आराम से बता सकते हैं क्या है। इसमें लिखा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो आप लोग बता सकते हैं इसमें जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, ये वर्ष के उन महीनों के नाम हैं जो जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं। तो ये निश्चित रूप से आप लोग कह सकते हैं कि ये वर्ष के 2 महीने हैं। जैसे हम अगर कहें कि फरवरी हो गया, ये जे अक्षर से प्रारंभ होता है, आप लोग कह सकते हैं नहीं। और जैसे हम कहें जुलाई हो गया, ये जे अक्षर से प्रारंभ होता है, आप लोग कहेंगे हाँ। तो जिसमें आप लोग ये निश्चित रूप से क्लियर कर सकें कि ये किसी जैसे समुच्चय में आता है या नहीं, तो यदि आप लोग ये करने में सक्षम है तो ये निश्चित रूप से आपका जो सुपरिभाषित संग्रह होता है और ये आपका क्या होता है, एक समुच्चय होता है। तो आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सबसे अधिक 10 प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। जिसमें भी सबसे अधिक या फिर सबसे अच्छा या सबसे बुरा या फिर सबसे प्रभावशाली ऐसे शब्द आते हैं, तो इसमें आप लोग निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये क्या है, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। किस प्रकार? क्योंकि भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह, क्योंकि कोई लेखक किसी व्यक्ति के लिए सबसे अधिक
प्रभावशाली हो भी सकता है। क्या है? कोई लेखक किसी व्यक्ति के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली हो भी सकता है तथा वही लेखक किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रभावशाली नहीं भी हो सकता है। प्रभावशाली नहीं भी हो सकता है, इसलिए यह वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं है। इसलिए यह एक समुच्चय नहीं है। क्या है कि कोई भी जैसे लेखक हो गया, क्या पता किसी को उपन्यास अच्छे लगते हो, किसी को स्टोरी अच्छी लगती हो, तो सबकी पसंद अलग अलग होने के कारण कोई भी लेखक किसी व्यक्ति के लिए कोई नाटक किसी को अच्छे लगते हों तो एक लेखक किसी व्यक्ति के लिए अधिक प्रभावशाली हो सकता है तथा दूसरे व्यक्ति के लिए वह अधिक प्रभावशाली नहीं हो सकता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए प्रभावशाली, सबसे अधिक विद्वान, सबसे अधिक महत्वपूर्ण, सबसे अधिक खतरनाक, तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा जो भी होता है आप लोगों का संग्रह वो सुपरिभाषित संग्रह नहीं होता है, तो ऐसे समुच्चय भी नहीं होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो समुच्चय क्या होता है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। और जो सुपरिभाषित होते हैं, जैसे ज्येष्ठ से प्रारंभ होने वाले महीनों का, वर्ष के महीनों का संग्रह जैसे जनवरी, जून, जुलाई होगा, ये निश्चित होते हैं। इसीलिए आपके ये संग्रह है ये कैसा होता है? ये सुपरिभाषित संग्रह होता है और इसीलिए यह एक समुच्चय का क्वेश्चन है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समुच्चय या संग्रह। तो जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह है ये ऐसा है, जैसे कोई भी बल्लेबाज एक व्यक्ति विशेष के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, वही बल्लेबाज किसी दूसरे व्यक्ति विशेष के लिए अधिक सर्वश्रेष्ठ नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए बस जो संग्रह है वो सुपरिभाषित संग्रह नहीं है और इसीलिए यह एक समुच्चय भी नहीं है। तो हम लिखते हैं इसमें, चूंकि कोई बल्लेबाज किसी व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, परंतु किसी अन्य व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं भी हो सकता है, इसलिए यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है और इसीलिए यह एक समुच्चय नहीं है। ये आपका हो गया औचित्य। तो आई होप आपको समझ में आया। जैसे इसमें अभी सर्वश्रेष्ठ की बात कही गई है, जहाँ सर्वश्रेष्ठ की बात कही गई हो, सबसे
खराब या सबसे अच्छा, इस प्रकार की बातें कही जाती हैं वहाँ पर हम निश्चित रूप से ये समझ नहीं पाते हैं कि कोई भी बल्लेबाज या फिर कोई भी वस्तु उस संग्रह में आएगी या फिर नहीं। भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न-भिन्न व्यक्तियों का सर्वश्रेष्ठ होना अलग-अलग बात होती है। तो इसीलिए यह एक व्यक्ति के लिए कोई भी बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, दूसरे व्यक्ति के लिए वही बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ नहीं भी हो सकता। तो इसी कारण आपका ये संग्रह ये सुपरिभाषित नहीं है और इसीलिए एक समुच्चय भी नहीं है। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। इसमें चूँकि जो आपकी कक्षा के बालक हैं, आप लोग निश्चित रूप से बता सकते हैं कि हमारी क्लास में ये स्टूडेंट पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। अपनी क्लास के सभी बच्चों को आप लोग बता सकते हैं कि ये हमारी क्लास का है और या ये दूसरी क्लास का है। तो इसलिए एक कैसा समुच्चय है आपका ये संग्रह सुपरिभाषित है और इसीलिए एक समुच्चय है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, चूँकि क्या हमारी कक्षा के हमारी कक्षा के किसी भी हमारी कक्षा के किसी बालक के बारे में हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि वह हमारी कक्षा का है या नहीं, इसलिए यह वस्तुओं का या यह एक सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए यह एक समुच्चय है। क्या है, हम किसी बालक के बारे में निश्चित रूप से बता सकते हैं कि यह बालक हमारे क्लास का या हमारी कक्षा का है या नहीं, और इसीलिए यह वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह है और इसलिए एक समुच्चय है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब देखो, चूँकि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह क्या है, 1 2 3 4 ... 100 से कम इसमें कहा गया है तो 99 तक। क्या है इसमें ये संग्रह, हम निश्चित रूप से ज्ञात कर सकते हैं। जो संग्रह ये हम निश्चित रूप से बता सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं कि हम निश्चित रूप से ज्ञात कर सकते हैं कि कोई संख्या इस संग्रह में है या नहीं, इसलिए यह एक सुपरिभाषित संग्रह है, अतः यह एक समुच्चय है। यह एक समुच्चय है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसी प्रकार और भी जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन है
कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए सभी उपन्यासों का संग्रह। तो हम ये इसमें क्या है आपको लिखना है, चूँकि हम निश्चित रूप से ये बता सकते हैं कि कोई भी उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा है या नहीं, तो अतः ये वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है, अतः यह एक समुच्चय है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी समपूर्णांकों का समुच्चय। सभी समपूर्णांकों का संग्रह क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो हम निश्चित रूप से बता सकते हैं कि कोई संख्या सम है या नहीं, या इस संग्रह में है या नहीं, इसलिए एक वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह अतः एक समुच्चय है। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का समुच्चय। तो हमें निश्चित रूप से बता सकते हैं कि इस अध्याय में कौन कौन से प्रश्न हैं या नहीं, तो इसलिए ये वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह अतः यह एक समुच्चय है। तो आई होप आपको इस प्रकार ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो ये आपका होमवर्क कितना हो गया। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो कोई भी जानवर किसी व्यक्ति विशेष के लिए अधिक खतरनाक हो सकता है और किसी अन्य व्यक्ति विशेष के लिए अधिक खतरनाक नहीं हो सकता है। जैसे कोई जानवर जैसे सर्प हो गया, किसी व्यक्ति के लिए खतरनाक हो सकता है और जो उसे पालता है उसके लिए खतरनाक नहीं हो सकता है, या फिर जो उसे रखता है उसके लिए खतरनाक नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये वस्तुओं का जो सुपरिभाषित संग्रह नहीं है अतः यह एक समुच्चय नहीं है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में आपको ये प्रतीक भरने हैं। क्या इसमें कि ये आपका है 5 और रिक्त स्थान a, तो इसमें आपको देखना है ये 5 इसमें है या नहीं। जैसे अगर कोई भी, जैसे आपका ये एक समुच्चय हो गया a बराबर, ठीक है। अब अगर इसमें से कोई भी आपका अवयव जैसे 1 हो गया, ठीक है, अगर ऐसे हम लिखते हैं इसका अर्थ होता है 1 बिलोंग्स टू a, यानी एक जो समुच्चय a है उसमें है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 5 है, ये 5 इस समुच्चय में है या नहीं है, तो हम क्या भरेंगे एप्सिलॉन या बिलोंग्स टू। तो 5 बिलोंग्स टू a। अब 8 आप लोग देख सकते हैं इसमें नहीं है, तो 8 इज नॉट बिलोंग्स टू a हम भरेंगे, ओके। और इसके बाद 0 आप लोग देख सकते हैं इसमें है या नहीं, 0 नहीं है, तो हम भरेंगे 0 इज नॉट बिलोंग्स टू a। अब इसके बाद 4 देख सकते हैं आप लोग इसमें है, तो 0 बिलोंग्स टू a, वो 4 बिलोंग्स टू a। इसमें 2 है तो हम 2 बिलोंग्स टू a भरेंगे। और यहाँ पर 10 इसमें नहीं है, तो 10 इज नॉट बिलोंग्स टू a। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जैसे कोई भी अगर लेटर या फिर अक्षर इसमें है जो वो यहाँ पर दिया है तो बिलोंग्स टू भरते हैं। अगर यहाँ पर जो भी दिया गया लेटर या फिर अक्षर है वो यहाँ पर नहीं है, यानी जो ये अवयव दिया है वो यहाँ पर नहीं है, तो हम इज नॉट बिलोंग्स टू वैसे बिलोंग्स टू भरते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए आप लोग इस क्लास 11th की पूरी सीरीज देखने के लिए और अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और आप लोग अपने फ्रेंड में अधिक से अधिक इसे शेयर करें। तो जल्द से जल्द इसमें सब्सक्राइबर 10,000 हो जाएं। उसके बाद आपको जिस प्रकार आप चाहेंगे उसी प्रकार से पढ़ाया जाएगा और अच्छे से समझाया जाएगा। अभी ये हमारी लगभग शुरुआती वीडियो है, इसलिए हम अच्छे से नहीं आपको समझा पा रहे हैं। तो यदि आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझना चाहते हैं, वैसे मैथ यदि आप लोग अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, जब भी ये क्वेश्चन हम समझाएं उसके तुरंत बाद आपको 1 या 2 बार, कम से कम 2 बार आपको ये बिना देखे फिर से लगाने हैं। कि ऐसा करने पर आप लोगों को ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आएंगे और कभी भी आप लोग भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि हमने इसी प्रकार जब भी हम अपने क्लास में पढ़ते थे तो उसके बाद हम तुरंत जो भी हम जैसे स्कूल में लगाते थे क्वेश्चन और फिर बिना उस कॉपी को देखे फिर कॉपी में लगाते थे। तो इस प्रकार हमने 2 बार तुरंत ही अपना रिवीजन किया। इसी वजह से हम जल्द से भूलते ही नहीं है क्वेश्चन। तो आप लोग भी यदि मैथ को आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आप लोग इसी तरीके को अपनाएं और आपका ये मैथ है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा आपको लगने लगेगा। तो यदि आप लोग मैथ में इंटरेस्ट पाना चाहते हैं तो आप लोग इसी प्रकार कम से कम 2 या 3 बार स्वयं मैथ को लगाएं। उसके बाद आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान लगने लगेंगे। और यदि आप लोग फार्मूले नहीं याद करते हैं तो आप लोग फार्मूले याद करें और अपने सर या मैम उन्हें सुनाएं। क्योंकि अगर आप लोग 1 बार सुनाएंगे या फिर 2 बार सुनाएंगे तो यदि आप लोगों को फिर मैम उठाएंगे या फिर सर उठाएंगे तो आप लोगों को बहुत ही कॉन्फिडेंस से अगर आप लोग सुना देते हैं तो आपको बहुत ही बेस्ट, बहुत ही अच्छा महसूस होगा। और इसी प्रकार
और आप लोग अपने फार्मूले भी याद करेंगे और आपकी क्लास में स्टेटस भी बेस्ट हो जाएगा और आपको क्वेश्चन आसानी से आएंगे और अपने और भी तैयारी करने का आपका मन होगा। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे समझें और अच्छे से जो भी हम समझाएं उसे समझने के बाद 2-3 बार आप उसे रिवाइज करें। तो इसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा आपको। सभी क्वेश्चन आप लोग मैथ के इसी प्रकार सॉल्व करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा और ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में अवश्य शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए। गुड बाय। और आपका ये मैथ है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा आपको लगने लगेगा। तो यदि आप लोग मैथ में इंटरेस्ट पाना चाहते हैं तो आप लोग इसी प्रकार कम से कम 2 या 3 बार स्वयं मैथ को लगाएं